नमस्ते दोस्तों। हिंदी भाषा के शब्द, ये इस विषय का दूसरा लेक्चर है और ये वैसे लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मतलब हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उन सभी को भी देखें, क्योंकि हम जो लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो एक प्रॉपर सीरीज में लेकर आ रहे हैं, एक क्रम में लेकर आ रहे हैं कि जिससे आपको जो आधारभूत जो ज्ञान है, जानकारी जो है वो मिले, उसके बाद आप एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। तो उसी क्रम में हमारा जो अगला लेक्चर है वो हिंदी भाषा के शब्द है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार जो हिंदी के शब्द होते हैं उनका हम कितने आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। और उसी वर्गीकरण के अंतिम चरण में एक हमने जो पढ़ा था अविकारी शब्द, और वो जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और शब्द युग्म भी था उसके अंतर्गत। तो ये दो जो विषय हैं ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब वे हमने जान तो लिया था क्या है, लेकिन फिर भी हम इस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसके भेद कितने होते हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे शब्द युग्म, जिसमें देखा गया है कि इस विषय से काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का हो, 10-10 मार्क्स के भी जो प्रश्न है वो एक बार में इस विषय से पूछे गए हैं। तो आई गेस आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि जो ये लेक्चर है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करूंगी कि बहुत ध्यान से आप इसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमने पीछे जो लेक्चर में किया था उसमें हमने देखा था कि जैसे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, और बहुत ही प्रकार के शब्द होते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो रह गए थे, तो वो हम जो है आपके साथ आज इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं और स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो ये आपका अलाइड में 2018-19 में आया था। देखिए, 2 प्रश्न आए थे। दूध और आंख शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, और एक था यथा निर्देश उत्तर दें, जैसे कि घी का तत्सम रूप लिखिए। यानी कि अब जैसे है दूध, आंख और घी, इन तीनों का ही हमें तत्सम रूप जो है लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, दूध को कहा जाता है दुग्ध, आंख को कहा जाता है अक्षी, और घी को कहा जाता है घृत। अब यहाँ पर बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम प्लीज हमें फटाफट एक ऐसी लिस्ट दे दीजिए जिससे हम सारे तत्सम तद्भव एक बारी में सारे पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। लेकिन देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो हिंदी की शब्दावली है वो इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, तो और उसका जो तत्सम रूप है वो भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इसलिए आप कभी ऐसा नहीं मतलब कह सकते कि आप बस एक लिस्ट दे दीजिए, हम उसे पढ़ लेंगे और पेपर में उत्तीर्ण हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि, और वो आपके लिए डिफिकल्ट भी रहेगा। तो बेटर ये है कि जैसे लेक्चर्स में हम साथ साथ कुछ कुछ प्रश्न जो है वो आपके लिए लाते रहते हैं, उन्हीं को आप अच्छे से करिए, धीरे धीरे आप इन्हें बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेंगे। तो दूध का जैसे मैंने बताया, दूध का होता है दुग्ध तत्सम रूप, यानी कि इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, आंख को कहा जाता है अक्षी, और घी को कहा जाता है घृत। तो आई होप, और इनकी वर्तनी जो है, इनके स्पेलिंग्स जो हैं प्लीज अच्छे से याद करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा बहुत बार स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जैसे हम बच्चों को प्रैक्टिस चेस्ट देते हैं करने के लिए, उसमें हमने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे दुग्ध में ध को घ की तरह लिख देते हैं, वहां पे फिर दुग्ध दुग्ध घ ऐसा लगेगा। देखिए, आपका लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज तो है नहीं कि आपको बस ऑप्शंस दिए हुए आपने टिक मार्क करने हैं, आपको प्रॉपरली लिखना है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स य को प की तरह लिख देते हैं, समझ में ही नहीं आता ये य है या प है, उससे अर्थ जो है वो कितना बदल जाएगा। तो अपने लेखन में आपको बहुत सुधार करना होगा, और अगर सही है हैंडराइटिंग तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भी थोड़ा ऐसे कभी कभी लिख देते हैं कि य जो है वो प की तरह लगे, ध और घ में फर्क ना पता चले, उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला देखिए, 2017 में भी प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यानी कि जो 5 शब्द हैं इनके आपको तत्सम रूप लिखने हैं। तो देखिए, खेत, बहरा, पाहन, दूब और बात। अब खेत, बहरा और बात, ये तो बहुत सिंपल से शब्द हैं, लेकिन इनका कभी कभी हमें तत्सम रूप पता ही नहीं होता। तो देखिए, इनके तत्सम रूप क्या है। खेत को कहते हैं क्षेत्र। अब मोस्ट स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम जो क्षेत्र होता है वो तो एक पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं, कि इस क्षेत्र में हम जो है ये काम करने जा रहे हैं, ये कारखाना लगाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जानते हैं हिंदी में जो शब्द होते हैं उनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो इसलिए खेत का जो तत्सम रूप है वो क्षेत्र होता है। फिर बहरा, आपको आपने देखा होगा जब आप न्यूज सुन रहे होते हैं, बीच में आता है ना मूक बधिरों के लिए, वहां पर ध्यान दीजिए।
आप अपने आसपास ही जब देखेंगे आपकी हिंदी की शब्दावली अपने आप ही बेहतर होती रहेगी। तो जो मूक बधिर, मूक का मतलब होता है जो गूंगा होता है, और बधिर मतलब बहरा, तो इसलिए बहरा का जो तत्सम रूप है वो है बधिर, और ध को छोटी ई की मात्रा। फिर पाहन, पाहन का मतलब क्या होता है पाषाण, और पाषाण मतलब पत्थर, यानी पत्थर को पाहन भी कहते हैं, तद्भव। तो पाहन पत्थर दोनों ही तद्भव है, लेकिन उनका जो तत्सम रूप है वो है पाषाण। फिर दूब, दूब क्या होता है, ये एक घास का नाम है, दूब की घास। तो इसलिए ये जो दूब है इसे तत्सम में तत्सम रूप है इसका दूर्वा, और द को बड़े ऊ की मात्रा, दूर्वा। फिर है बात, इसे हम बातचीत नहीं कहेंगे तत्सम रूप में, तत्सम रूप में इसे कहते हैं वार्ता। हम कहते हैं ना कि आज बड़े अधिकारियों की वार्ता चल रही है, वार्तालाप हो रहा है, तो इसलिए बातचीत को वार्तालाप कहेंगे, बात को वार्ता आप कह सकते हैं। तो ये इनके तत्सम रूप हैं। चलिए, अब वो जो पीछे जो हिंदी के शब्द थे उन पर तो हमने प्रश्न ले लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, लेकिन अब फिर से वही चीज पर आते हैं हम, जो हमने कहा था कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो मुख्यतः 4 आधारों पर होता है। अर्थ के आधार पर सार्थक निरर्थक, रचना के आधार पर आपका रूढ़ यौगिक योग रूढ़ और एक संकर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर थे आपके तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, और रूपांतर यानी जिनके रूप में अंतर आ जाए, तो जिनके रूप में अंतर आ जाए वो विकारी, और जिनके रूप में अंतर ना आए वो अविकारी। तो देखिए, इनकी मैं आपको एक बार फिर से परिभाषा दिखा देती हूँ, क्योंकि पेपर में परिभाषाएं आती हैं, स्टूडेंट्स उसमें गलती करते हैं। पढ़ने में तो मुझे लगता है कि यार हमें इसका मीनिंग पता है, हमें इसका अर्थ अच्छे से पता है, हम क्यों बार बार प्रैक्टिस करें। लेकिन जब आप इन परिभाषाओं को खुद से पेपर पर लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हमारा मेन फोकस है आज अविकारी शब्दों पर। तो अविकारी वे शब्द हैं जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं, इन्हें अव्यय भी कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहां, ये सब। और अगर इसे और अच्छे से इसकी परिभाषा देखनी हो तो हम दोबारा आपको बताते हैं अव्यय की। ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता वे अव्यय कहलाते हैं। यह सदैव अपरिवर्तित अविकारी और अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है। मूल रूप मतलब जो ओरिजिनल, ओरिजिनल जो थे ये, जैसे आज शब्द है वो आज ही रहेगा, किसी भी परिस्थिति में आप ले जाइए, और वह कभी बदलता नहीं है। जैसे इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए, ये जितने भी शब्द हैं आप इन्हें ना किसी भी कंटेक्स्ट में ले लीजिए। लड़की बोलेगी तब भी यही बोलेगी, लड़का बोलेगा तब भी यही बोलेगा, एक व्यक्ति बोलेगा तो भी ये बोलेगा, 10 व्यक्तियों के लिए बोलेंगे तब भी यही बोलेंगे। तो इसलिए ये जो ऐसे शब्द होते हैं इन्हें हम अव्यय कहते हैं। और जो और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है अव्यय के भेद। बहुत बार यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। आप जब भी इंटरनेट पे देखेंगे आपको 5 मिलेंगे इसके भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब नाम कभी कभी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है अरे इसकी तो परिभाषा याद करनी पड़ेगी, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, बोरिंग है, डिफिकल्ट है। बहुत सारी जो कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस, वो स्टूडेंट्स बना लेते हैं, एजम्पशंस बहुत ले लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको एक बार इसका अर्थ समझ में आ गया फिर आप परिभाषा खुद से भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको पेपर में अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप अव्यय के 4 भेद ही लिखेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाले 4 भेद हैं ये एक्चुअली अव्यय के 4 भेद हैं। निपात जो शब्द हैं वो अलग से होते हैं, लेकिन उन्हें भी हम अव्यय की कैटेगरी में रख लेते हैं। लेकिन फिर भी पेपर में अगर पूछा जाए तो आप 4 भेद ही लिखेंगे, लेकिन एक अन्य भेद करके निपात भी लिखेंगे जरूर। तो अब इसके पहले भेद से प्रारंभ करते हैं, क्रिया विशेषण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो पेपर में अधिकतर आता भी है। तो क्रिया विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया और विशेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रिया मतलब क्या होती है, जो कोई काम हो रहा होता है, और विशेषण मतलब विशेषता, जो किसी चीज की विशेषता बतलाए, अर्थात जो कार्य की विशेषता को बतलाए वो क्रिया विशेषण। तो इसलिए जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, बोध अर्थात जानकारी मिलती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे? अब क्रिया की विशेषता क्या होगी, जैसे कि मैं खा रही हूं, अब मैं जल्दी जल्दी खा रही हूं, मैं धीरे धीरे खा रही हूं, मैं आवाज करके खा रही हूं। तो ये है कि आप क्रिया की विशेषता कि आप काम कर कैसे रहे हैं। मैं अच्छा काम कर रही हूं, तो उसी प्रकार से है जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर जो चलना है वो क्रिया है, कि वो कौन सी क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है। लेकिन
क्रिया की विशेषता क्या है, वो कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो इसलिए ये जो धीरे धीरे है ये आपका क्रिया विशेषण है। तो आई होप इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद हो गई है। अब क्रिया विशेषण के भी आगे भेद हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर। ये मैंने यहाँ पे आपको दे तो दिया है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पेपर में बेसिकली यही आते हैं जो ये अर्थ के आधार पर हैं। प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर ये इतने नहीं आते हैं, तो आप इसको इग्नोर भी करें तो एक बार को चलेगा। लेकिन एटलीस्ट ये मैंने आपको दिखा इसलिए दिए कि अगर पेपर में बाई चांस आ जाए तो आपके लिए कोई नई चीज ना हो। तो मेनली हम यही चार पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। वैसे अगर आप यहाँ पर बुद्धि लगाएं तो बहुत सिंपल सी चीज है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। अगर वो स्थानवाचक है, इसका मतलब स्थान मतलब प्लेस, यानी कि कोई क्रिया कहाँ पर हो रही है। जैसे मैं जा रहा हूं, अब जाना एक क्रिया हुई, लेकिन अब मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। तो ये जो वहां शब्द है ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ, सिंपल सी चीज। उसी प्रकार है कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है, समय, टाइम, यानी कि कोई क्रिया कब हुई। तो जैसे ये है कि मैं अभी काम कर रहा हूं, तो मैं कब काम कर रहा हूं, मैं अभी काम कर रहा हूं। तो अभी जो शब्द है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो वही चीज है कि आपको अगर इन चीजों का मतलब पता चल जाए, इनका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए, फिर आपको परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने शब्दों में भी सही से लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा चाहिए, किसी महापुरुष का कथन तो है नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड सेम लिखना है। आप अपने शब्दों में परिभाषा को लिख सकते हैं, उस चीज की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। फिर है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है, ये परिणाम नहीं है, वो तो रिजल्ट होता है। परिमाण का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि अब क्रिया कितनी हुई है, क्रिया की मेजरमेंट। जैसे मैं कहती हूँ मैंने बहुत सारा काम कर लिया, अब कितना काम कर लिया, कितना, हाउ मच, परिमाण कितना है। या जैसे मैं कहूँ मैंने थोड़ा ही खाया, थोड़ा खाया, अब खाना क्रिया हुई कि मैंने खाया, अब कितना खाया, मेजरमेंट, मैंने बहुत थोड़ा सा खाया, तो वो हुआ आपका परिमाणवाचक। तो ये आखिरी वाला क्या बचता है, रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है तरीका, कि कोई काम किस प्रकार हुआ। अब जैसे मैंने खाना खाया, मैंने चुपके से खाना खाया या मैंने छिपकर खाना खाया। तो ये चुपके से या छिपकर जो है कि किस तरीके की, मतलब क्रिया की विशेषता, किस तरीके से काम किया, तो ये आपका होता है रीतिवाचक। तो आई गेस आपको अगर इनका बेसिक पता चल गया है, तो हम इनकी एक बार परिभाषा पर चलते हैं और थोड़े से आपको इसके उदाहरण दे देंगे, जिससे ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया के संपादित होना मतलब कि जो क्रिया हो रही है उसके स्थान, उसके प्लेस की जानकारी देते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, कि जैसे मैं कहती हूँ आओ, तो क्रिया क्या है, आना। अब कहाँ हो, यहाँ आओ। फिर वहां जाओ, या जहां तुम जाओगे, तो क्रिया की विशेषता, प्लेस बताया जा रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है या कहाँ पर करनी है या कहाँ पर हुई थी। ठीक है ना, टाइमिंग कोई भी, लेकिन कौन सा प्लेस था। तो जैसे तुम सामने जाओ, तुम ऊपर बैठो, तुम आगे बढ़ो, या तुम भीतर जाओ, या तुम बाहर निकलो। अब निकलना क्रिया है, लेकिन कहाँ निकलना है, बाहर निकलना है। तो ये सारे आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये रटने नहीं है। क्यों, अगर जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ, कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर भी आपने यहाँ लिखा देखा, उसे आंख बंद करके सीधे सीधे क्रिया विशेषण लिख दिया। फिर मैं रिपीट करूंगी, लैंग्वेज है, भाषा है ये, और भाषा हमेशा एक संदर्भ में सीखी जाती है। इसमें कभी भी रट्टे आप नहीं लगा सकते। क्योंकि कभी कभी अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, अब इसके कई संदर्भ हो सकते हैं। हो सकता है मैं एक एक्चुअल में बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, एक हो सकता है कि मैं किसी पर व्यंग्य कस रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने कोई बात कैसे कही है, तो अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसलिए ना जरा तुम परेशान ही रहा करो, तो ये मैंने व्यंग्य कसा, किसी पर, किसी का मजाक उड़ाया, तो वहां पर फिर उस चीज का कुछ और अर्थ निकल जाता है। इसलिए आपको भाषा में कोई भी चीज रटनी नहीं है, सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरा है, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं। वही चीज यहाँ पे स्थान बतलाते हैं, यहाँ पर समय बतलाते हैं। जैसे कि परसों, पहले,
पीछे, कभी, अब तक या अभी अभी, तुम अभी अभी आए हो, तुम बार बार बोलो। तो बोलना क्रिया हुई, लेकिन कैसे कब कब बोलना है, बार बार बोलना है, तो ये टाइमिंग बतला रहा है। फिर है परिमाणवाचक, कि जो किसी क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे तुमने बहुत काम कर लिया, अधिक खाओगे तो मोटे हो जाओगे। फिर मैंने यह कार्य पूर्णतः सीख लिया। अब सीखना क्रिया है, लेकिन कितना सीख लिया, पूर्णतः, पूरा सीख लिया। फिर सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, ये सब जो है ये आपके परिमाणवाचक विशेषण हैं। और अंत में है रीतिवाचक विशेषण, कि जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए। तरीके का या रीति का, हम जैसे कहते हैं ना रीति रिवाज, कि ये तरीके चलते आ रहे हैं, तो वहां से आप याद रखें। तो जैसे मैं कहती हूँ धीरे धीरे खाओ, या फिर तुम जल्दी चलो, तो किस तरीके से चलो, जल्दी जल्दी चलो या धीरे चलो। तो ये सब आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाता है, थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन समझिए, इसका कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आते हैं दूसरे अव्यय पर, जो है संबंध बोधक। अब वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है, संबंध बोधक मतलब जो दो वाक्यों में या दो शब्दों में संबंध बताए। अब ये किसका किससे संबंध बताता है, ये परिभाषा बताएगी। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब जैसे संज्ञा या सर्वनाम, अब जैसे मैं कहती हूं मैं विद्यालय जाऊंगी, तो अब मैं विद्यालय के अंदर जाऊंगी या मैं विद्यालय के पास जाऊंगी। तो ये जो है के अंदर या के पास, या मैं विद्यालय के पीछे जाऊंगी, तो ये के पीछे, के पास, ये क्या है, ये जो मतलब मेरे और विद्यालय के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, कि मैं विद्यालय तो जाऊंगी, लेकिन विद्यालय के अंदर जाऊंगी, उसके आगे जाऊंगी, उसके सामने जाऊंगी या उसके पीछे जाऊंगी। तो जैसे उदाहरण देखिए, वहां से आपको स्पष्ट होगा। मेरे घर के पीछे बगीचा है। अब मेरे घर के पीछे बगीचा है। अब घर और बगीचे में संबंध बताया जा रहा है, कि घर और बगीचे का संबंध क्या है, कि जो बगीचा है वो घर के पीछे है। तो ये आपका संबंध बोधक है। फिर बच्चा ठंड के मारे कांप रहा है। अब ठंड, बच्चा और कांपना, इनमें क्या रिलेशन बताया गया, कि बच्चा जो है वो ठंड के मारे या ठंड के कारण कांप रहा है। तो ये जो है ये आपका संबंध बोधक जो है अव्यय है। उसी प्रकार हमारे घर के सामने स्कूल है। अब घर और स्कूल में रिलेशन क्या है, मेरे घर और स्कूल में, कि जो मेरा घर है वो स्कूल के सामने है, तो इसलिए ये जो के सामने है ये आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। फिर पुल के ऊपर ट्रक जा रहा था। अब ट्रक तो जा रहा था, लेकिन उसका पुल से क्या रिलेशन था, कि वो पुल के ऊपर, तो यहाँ पे ये संबंध बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कि जो पुल के ऊपर ट्रक जा रहा है, तो ये तो आपकी क्रिया विशेषण हुई, वो भी स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है, कि ट्रक जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है। तो अब ये यहाँ पर आप खुद देखिए, ऐसा नहीं कि ऊपर आ जाने से ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ऐसा नहीं। अब ट्रक जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, ये वो होना चाहिए कि ट्रक वहां जा रहा है या यहाँ जा रहा है, लेकिन पुल के ऊपर ट्रक जा रहा है, तो यहाँ पे पुल और ट्रक, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन बताया गया है। तो इसलिए इस चीज का आपको जो है बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है उसे मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देती हूँ। संबंध बोधक और हमने अभी तक क्रिया विशेषण पढ़े, आप ना इन दोनों का जरा रिलेशन एक बार देखिए। नहाने से पहले दांत साफ करो। अब दांत साफ करना और नहाने के बीच में संबंध बताया जा रहा है, कि आप दांत तो साफ करो लेकिन नहाने से पहले। तो ये जो से पहले है ये आपका संबंध बोधक है, क्योंकि नहाने से पहले दांत साफ करो, नहाने और दांत साफ करने के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। लेकिन अब ये जो पहले शब्द है, यहाँ ये क्रिया विशेषण भी बन सकता है। कैसे, पहले दांत साफ करो, अगर मैं केवल इतना बोल रही हूँ पहले दांत साफ करो, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, कि कार्य का समय क्या है, कि पहले करने हैं दांत साफ, नहा बाद में लेना, पहले दांत साफ करो। तो पहले यहां पर भी था, पहले यहां पर भी था, लेकिन यहां पर वो संबंध बोधक के रूप में इस्तेमाल हुआ, यहां पर क्रिया विशेषण के रूप में। तो ये जो अंतर है ये आपको समझना पड़ेगा। और दो उदाहरण भी दिए हुए हैं, लेकिन ये अब आप पर ही डिपेंड करेगा कि आप इसे कितने और अच्छे से समझते हैं। अब जैसे घर के अंदर बंदर है। अब घर और बंदर में रिलेशन क्या है, कि जो बंदर है वो घर के अंदर है, तो ये जो है ये आपका संबंध बोधक हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं
अंदर आना मना है। अब कहाँ आना मना है? अंदर आना। कहाँ? तो यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है, तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे जो अंदर शब्द है वो क्रिया विशेषण बन गया। तो ये होता है अंतर कि एक ही शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है, संबंध बोधक भी हो सकता है, विस्मयादि बोधक भी हो सकता है और निपात भी हो सकता है। उसी प्रकार बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था। अब बिल्ली और कुत्ता, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि जो कुत्ता भाग रहा था वो बिल्ली के आगे भाग रहा था, पीछे भाग रहा था। कहाँ? तो संबंध बताया जा रहा है के पीछे। लेकिन अगर मैं सिंपल ये कहूँ पीछे हट जाओ, अब हटना क्रिया हुई, लेकिन कहाँ हटना है? साइड में हटना है, आगे हटना है, पीछे हटना है, तो पीछे हटना है। तो इसलिए ये जो है ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो ये जो 3 उदाहरण हैं इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला आता है समुच्चय बोधक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन। अभी जो हमने पीछे जो पढ़ा था, याद करिएगा, संबंध बोधक, वो था आपका प्रपोजिशन। ठीक है, इसे आप अंग्रेजी में भी याद जो नाम है वो याद रखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जो पीछे संबंध बोधक था वो थी प्रपोजिशंस, उससे पहले जो क्रिया विशेषण था वो थे एडवर्ब्स, और जो समुच्चय बोधक है वो है आपके कंजक्शंस। और समुच्चय बोधक का काम क्या होता है? जो दो वाक्य होते हैं उनको आपस में जोड़ना। तो वे विकारी अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए योजक शब्द पूछ लिया जाता है, तो योजक शब्द समुच्चय बोधक ही होते हैं, जैसे कि और, क्योंकि, इसलिए। और यह आई गेस आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे किरण और संगीता गा रही हैं। अब इसमें ना एक चीज याद रखिएगा, अब जैसे मैं कहूँ मैंने तन मन और धन समर्पित कर दिया है, तो ये ना 3 वाक्यों में परिवर्तित हो सकता है। मैंने धन समर्पित कर दिया, मेरा मन समर्पित, तन समर्पित, मतलब मन, तन और धन, तो वो 3 वाक्यों को मिलाकर एक बन गया। तो वो जो और शब्द है उसने वाक्यांशों को मिलाने का काम किया, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। फिर उसने बहुत प्रयास किया किंतु सफल ना हो सका, तो ये जो किंतु है ये आपका समुच्चय बोधक है। आंधी आई तथा इमारत गिर गई, तो आंधी आई और इमारत गिर गई, इनको जोड़ा किसने है? तथा ने। तो इसलिए ये जो है ये आपका समुच्चय बोधक है। फिर दीपांशु शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है, तो ये जो परंतु शब्द है ये आपका समुच्चय बोधक हुआ। 2 चीजों को जोड़ा है कि दीपांशु शिक्षित है और दीपांशु बेरोजगार है, तो इसको हमने एक जोड़ दिया, दीपांशु शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है। फिर सारिका हमारे घर आई पर मैं नहीं मिली, तो यहाँ पे जो पर शब्द है, अब एक पर तो वो होते हैं जो हमारे पर लग जाते हैं उड़ने के लिए, यहाँ पर जो पर है वो है कि परंतु। तो इसलिए मैंने कहा है कि कभी भी एक शब्द को रट्टा नहीं मारना है, संदर्भ के अनुसार हर शब्द का अर्थ, उसका भावार्थ बदल जाता है। फिर गाड़ी छूट गई इसलिए मैं आगरा ना जा सका, अब गाड़ी छूट गई इसलिए जो है ये आपका समुच्चय बोधक है। माता पिता का कहना मान्यो अन्यथा पछताना पड़ेगा, अन्यथा वरना को ही कहते हैं, जैसे कहते हैं ना मेरी बात मान लो वरना पछताओगे, तो जो वरना है उसे हम अन्यथा भी कहते हैं, तो ये भी आपका समुच्चय बोधक है। तो आई गेस इसे समझने में भी इतनी मुश्किल नहीं होगी कि जो भी 2 वाक्यांशों को बीच साथ में जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं। फिर आता है आपका विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक ये आपके कौन से होते हैं? इंटरजेक्शंस। विस्मयादि बोधक बेसिकली कि जो आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को, जैसे कहते हैं ना अरे वाह क्या बात है, तो ये जो वाह या अरे ये क्या हो गया, या फिर हम कहते हैं हे प्रभु क्या हो गया, तो और आपने देखा होगा एक्सक्लामेटरी साइन होता है ये, जैसे शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले, या वाह क्या गेंद फेंकी है, या फिर उफ कितनी गर्मी है। आपने देखा होगा इन शब्दों के पीछे जो ये एक्सक्लामेटरी साइन है, इसका मतलब क्या है कि हमने इस शब्द को ना नॉर्मली नहीं बोला है, इसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमोशंस के साथ बोला है, जैसे अच्छा तो तुम आ गए, या फिर धन्यवाद आपने मेरे लिए इतना कष्ट है, या फिर खबरदार अब इधर कदम मत रखना। तो ये जब एक्सक्लामेटरी साइन आ जाता है जहां पर हम हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, ये जो हमारे मनोभाव होते हैं, मन के जो भाव हैं, उनको व्यक्त करने वाले जो अविकारी शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा जैसे उफ, शाबाश, वाह, आह, हे, तो ये जो शब्द हैं सारे ये विस्मयादि बोधक में आते हैं। तो वैसे विस्मयादि बोधक के काफी भेद हैं, लेकिन पेपर में ऐसा चीज पूछे नहीं जाते, लेकिन नाम से स्पष्ट होना चाहिए आपको, जैसे है शोक बोधक।
शोक मतलब क्या होता है, दुख मनाना। तो जैसे हम कहते हैं हे राम ये क्या हो गया, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये शोक बोधक है। साथ ही साथ ये संबोधन बोधक भी है, क्योंकि संबोधन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को पुकार रहे होते हैं। फिर शोक बोधक में वो भी हो सकता है, हाय मेरा तो दर्द ही नहीं खत्म हो रहा, तो हाय जो है वो शोक बोधक हो गया। फिर घृणा बोधक, हम कहते हैं ना छी कितनी गंदी जगह है, तो जैसे छी उसके बाद हम एक्सक्लामेटरी साइन लगा देते हैं, तो ये जो है ये आपका घृणा बोधक है। फिर हर्ष बोधक, हम कहते हैं वाह क्या बात है, तो वो आपका हर्ष बोधक हो गया। विस्मय बोधक, विस्मय मतलब आप एकदम से हैरान रह गए, क्या तुम भी वहां गए थे, तो वो आपका विस्मयादि बोधक हो गया। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति देना मतलब परमिशन देना, जैसे हम कहते हैं हाँ तुम आ सकते हो, तो वहां पर जो हाँ शब्द है वो आपका विस्मयादि बोधक बन गया। फिर भय बोधक, कहते हैं ओह कितनी भयानक चीज है, तो वो आपका भय बोधक। तो इस प्रकार से ये सारे आपको अपने आप ही याद आ जाएंगे। और आखिरी में आते हैं आपके निपात शब्द। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो पहले चार हमने पढ़े वो निपात के एक्चुअली चार प्रकार हैं, लेकिन जो निपात है वो भी एक तरह से अव्यय का ही प्रकार है, लेकिन उसे हम प्रकारों में गिनते नहीं हैं। तो निपात क्योंकि बाद में ऐड हुए हैं। अब ये होते क्या हैं? निपात मतलब कि जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। यानी कि किसी पर बहुत जोर डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। जैसे अब मैं दो वाक्य बोलती हूँ, मैं जाऊंगी, और दूसरा वाक्य है मैं भी जाऊंगी। तो भी को हम थोड़ा फोर्स लगा के बोलते हैं ना, मैं भी जाऊंगी। तो जिसको हमने थोड़ा फोर्स लगाकर बोला, थोड़ा प्रेशराइज देने के लिए, थोड़ा उस बात को वेटेज देने के लिए, वो आपके निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे उसने मुझसे बात तक नहीं की, हम ये जो तक है उसे थोड़ा सा फोर्स लगा के बोलते हैं ना कि उसने तो मुझसे बात तक नहीं की, ये आपका निपात हुआ। फिर टीचर के आने भर की देर थी, सब शांत हो गए। अब इसमें टीचर के आने भर की देर थी, तो ये भर शब्द है, एक तो होता है भरना कि पानी भर रहा है, लेकिन एक ये भर है कि टीचर के आने भर की देर थी। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं टीचर के आने की देर थी बस। तो निपात शब्द की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसके बिना भी वाक्य बन जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बिना भी वाक्य बन जाता है, अधूरा नहीं रहता है। लेकिन ये लगाने से एक पर्टिकुलर चीज पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि टीचर के आने भर की देर थी, फिर हमने ही यह कार्य पूरा किया है, तो हमने ही, तो ये जो शब्द है ये निपात है। और कल मेरा मित्र भी आएगा, तो ये ही भी, ये सारे शब्द जो हैं ये आपके निपात के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो निपात हैं इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे स्वीकृति बोधक की, जैसे हम कहते हैं ना हाँ अच्छा जी तुम भी आओगे, तो जैसे भी है या हाँ जी है, तो ये सारे मतलब डिपेंड करता है संदर्भ में। वाक्य देख के आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है, उस अकॉर्डिंगली। फिर जैसे प्रश्न बोधक कि तुम क्या कर रहे हो, अब उसमें ये निपात नहीं है क्योंकि उसमें सिंपल ये है तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या, ये तुमने क्या कर डाला, क्या क्या नहीं किया, कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तो ये जो क्या क्या है, तो एक को हमने थोड़ा फोर्स लगाकर भी बोला, तो वो आपका निपात में भी आ जाता है। चलिए, ये हमने थ्योरी तो इसकी बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन अब दो तीन प्रश्न कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि वे हमारी बात ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अब इसमें ये जो रेखांकित शब्द है या फिर हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तो ये क्या है? ये नाम धातु क्रिया है, क्रिया विशेषण है, अविकारी शब्द है या संबंध बोधक है? अब एक चीज ना ध्यान रखिएगा, वैसे तो आपको एमसीक्यूज आते नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आएगा, लेकिन स्टिल अगर वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए, तो अगर अब जैसे ये है ध्यानपूर्वक, ये इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है? वे हमारी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, सुनना क्रिया है, लेकिन अब किस प्रकार सुन रहे थे? ध्यानपूर्वक, यानी किस तरीके से, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसलिए ये आपका क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैम ये तो अविकारी शब्द भी हो सकता है, ये अव्यय भी तो है, लेकिन अव्यय में सिर्फ क्रिया विशेषण नहीं आते, अव्यय में तो संबंध बोधक भी आते हैं, विस्मयादि बोधक भी आते हैं, निपात भी आते हैं, तो आप कैसे जज करेंगे? तो अगर आपको स्पेसिफिक क्रिया विशेषण दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप वही चूज करेंगे। हाँ, अगर क्रिया विशेषण ना होता तब आप अविकारी शब्द चूज कर सकते थे। फिर मेरे घर के सामने स्कूल है। अब मेरे घर और स्कूल के बीच में संबंध बताया गया है, तो के सामने, तो इसलिए ये आपका क्या हुआ? संबंध बोधक। आई गेस ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक का प्रकार नहीं है? अब जैसे है विस्मय बोधक, स्वीकृति बोधक,
भय बोधक और दिशा बोधक। अब जो दिशा बोधक है वो विस्मयादि बोधक का प्रकार नहीं है। क्यों? जैसे विस्मय बोधक तो होता है जैसे कि क्या या कुछ भी, मतलब इसमें में ओह, उफ, कुछ भी हो सकता है। स्वीकृति बोधक में जी, मैं जरूर आऊंगी। और भय बोधक में ओह, कितना भयानक जीव है। तो ये सारे आपके इस प्रकार से, या बाप रे, कितना भयानक जीव है। तो इसके मैंने आपको उदाहरण भी दिए हैं, जैसे विस्मयादि बोधक में हैं, ये क्या कर डाला, या फिर अरे तुम इतना भी नहीं जानते, या क्या तुम वहां पर भी गए थे। तो ये सारे आपके विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक के प्रकार हैं। फिर स्वीकृति बोधक है हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, या ठीक, मैं भी आ जाऊंगी, इस प्रकार से। फिर भय बोधक में बाप रे, या हाय, आह, ये सब आ जाते हैं। और दिशा बोधक जो है, दिशा बोधक जो है वो विस्मयादि बोधक का प्रकार नहीं है, ये आपका क्रिया विशेषण का प्रकार है, क्योंकि दिशा यानी कि स्थान बताया जा रहा है। तो जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तो मैं खड़ी हूं, लेकिन कहाँ खड़ी हूं, सामने, तो वो आपका दिशा बोधक होता है। तो ये आपका क्रिया विशेषण का प्रकार है, विस्मयादि बोधक का प्रकार नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। चलिए, अब अव्यय हमने बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत डिटेल में पढ़ लिए, आधा घंटा भी बीत चुका। लेकिन अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, जो परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है, शब्द युग्म। युग्म का मतलब तो सबसे पहले क्या होता है, जोड़ा। तो शब्द युग्म का मतलब क्या हुआ है, शब्दों का जोड़ा। लेकिन अब कौन से शब्दों का जोड़ा, ये महत्वपूर्ण है। तो ये दो प्रकार से जोड़े हो सकते हैं। एक प्रकार है जब दोनों साथ में प्रयोग होते हैं, जिन्हें मित्र शब्दों का जोड़ा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यार आज तो ना जरा चाय वाय पिला दो, तो ये जो चाय वाय है, ये हमने कॉम्बिनेशन एक बोला, एक प्रॉपर, तो इसलिए जो चाय वाय है ये आपका शब्द युग्म हो गया। या फिर हम कहते हैं मैं तो दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, तो दिन रात, ये हमने शब्दों का जोड़ा बोला। मैंने ये नहीं कहा मैं दिन में तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैंने कहा मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तो दिन रात जो है वो दो शब्दों का जोड़ा है, तो इसलिए वो मित्र शब्दों का जोड़ा हुआ, उसे अभी हम शब्द युग्म कहते हैं। लेकिन शब्द युग्म का जो एक ज्यादा फेमस पार्ट है और जो ज्यादा एप्लीकेबल होता है वो है श्रुति संभिन्नार्थक। अब ये देखिए, ये चार शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति, सम, भिन्न और अर्थक। अब श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना। सम मतलब समान, यानी जो सुनने में समान लगे, एक जैसे लगे, लेकिन भिन्न अर्थ वाले। तो जब दोनों शब्द संबंधित हों, किस प्रकार से, एक दूसरे से रिलेटेड हो, दोनों साथ में प्रयुक्त ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? जैसे कि है आदि और आदि। एक आदि होता है आदि और अंत की स्टार्टिंग, आदि का मतलब। और एक आदि होता है कि तुम तो नशे के आदि हो चुके हो, कि तुम्हें इस चीज की लत पड़ चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हो, तुम इसके एडिक्ट हो चुके हो। तो इसलिए दोनों शब्द आदि और आदि सुनने में बिल्कुल सेम लगे, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल भिन्न था। इन्हें ही कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक। तो ये देखिए, इनके बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं अलग से, कि हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है, कि उनकी प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक सेम होती है, पर उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं। इन्हें भी हम युग्म शब्द ही कहते हैं। और श्रुति संभिन्नार्थक की जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब इसके उदाहरण जब हम देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। अब जैसे है प्रणय और परिणय। कभी कभी जो लोग हैं वो प्रणय को परिणय बोल देते हैं, प्रणय। तो हमें लगता है कि वो परिणय बोल रहे हैं या प्रणय बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जबकि दोनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। प्रणय का मतलब होता है प्रेम, और परिणय का मतलब होता है विवाह। तो जैसे प्रणय पीड़ा असहनीय होती है, और परिणय, आज दोनों परिणय संबंध में बंध जाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। फिर है अपेक्षा और उपेक्षा। आपको लगेगा कि ये दोनों श्रुति संभिन्नार्थक है सभी, एक में अ है और एक में उ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलने में हम कहते हैं उपेक्षा। अब उपेक्षा है या अपेक्षा है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हम। तो इसलिए ये भी आपके श्रुति संभिन्नार्थक में ही आते हैं। कि जैसे अब अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, कि मुझे तुमसे इस चीज की अपेक्षा है, और उपेक्षा करना किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। फिर है शर और सर। कुछ लोग श को स बोलते हैं, तो हमें डाउट होता है, यार ऐसा तो नहीं है कि ये शर बोल रहा है लेकिन श को स बोल रहा है। तो शर और सर भी जो है वो श्रुति संभिन्नार्थक ही हैं। लेकिन शर का मतलब होता है बाण, और सर का मतलब होता है तालाब, या फिर जो हमारा हेड है, शीश। फिर है सुधी।
अब सुधी में एक ध को छोटी की मात्रा है, एक ध को बड़ी की मात्रा है, लेकिन बोलते तो हम सुधी ही हैं। और सुधी का मतलब एक होता है होश या चेतना, कि तुम होश में तो हो, और एक सुधी का मतलब होता है बुद्धिमान। जैसे केवल सुधी जन ही इस सभा में आमंत्रित हैं, सुधी जन यानी कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। और एक सुधी का मतलब होता है होश, कि फुर्सत में अपने मित्रों की भी सुधी ले लिया करो, कि उन्हें याद कर लिया करो, कि उनका ध्यान रख लिया करो। उसी प्रकार पीछे हमने आपको वाक्य प्रयोग करके भी दिखाया, अब आगे कुछ उदाहरण भी देते हैं। जैसे है सुर और सूर, और आपको याद होगा ये वाले जितने भी शब्द हैं, ये मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था हिंदी भाषा के शब्द, जो पहला लेक्चर था इसका, उसमें भी मैंने आपको ये वाले उदाहरण जो है वो दिखाए थे, कि सिर्फ मात्रा के बदलने से कितना अंतर आ सकता है। तो मात्रा आपको हमेशा सही रखनी है। जैसे सिर्फ स्वर बदला, छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ, सुर का मतलब था देवता और सूर का मतलब था सूर्य। उसी प्रकार ग्रह का मतलब था नक्षत्र और गृही का मतलब था घर। तरणी का मतलब था सूर्य और तरणी का मतलब था नाव। अग का मतलब था सर्प या पर्वत और अघ का मतलब था पाप। अलख का मतलब है बाल और अलिख का मतलब है ललाट। अयस अयश का मतलब है बदनामी और अयस का मतलब है लोहा। तो देखिए सिर्फ जरा जरा सा इसमें हमने अंतर किया और अर्थ में कितना ज्यादा अंतर आ गया। तो यही सारे आपके श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं। उसी प्रकार जैसे हमने कहा कि जो शब्द युग्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हुए श्रुति संभिन्नार्थक, जो सुनने में सेम लगे और अर्थ भिन्न हो। और उससे पहला प्रकार हमने क्या पढ़ा था, जो मित्र शब्दों का जोड़ा हो, जो साथ में प्रयुक्त होते हैं कभी कभी। जैसे हम कहते हैं ना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, तो चलते चलते वो हमने साथ में प्रयुक्त किया, तो वो मित्र शब्दों का जोड़ा हो गया, शब्द युग्म। उसी प्रकार है, हम कहते हैं यार ये तो खाते पीते घर का लड़का है, खाते पीते, तो ये भी आपका एक मित्र शब्दों का जोड़ा हो गया, कि साथ में प्रयुक्त हुआ। फिर हम कहते हैं इनका रहन सहन तो बहुत पुराने जमाने का है, रहन सहन, ये भी आपका हो गया। फिर हम कहते हैं कि यार हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, तो हिसाब किताब मित्र शब्दों का जोड़ा साथ में प्रयुक्त हुआ। फिर हम कहते हैं इन्होंने तो यार लूट पाट मचा रखी है हर जगह, तो लूट पाट ये भी मित्र शब्दों का जोड़ा हुआ। फिर हम कहते हैं कि ये जगह तो बहुत हरी भरी लग रही है, हरी भरी, तो ये भी दो शब्दों का जोड़ा है, मित्र शब्दों का जोड़ा। तो इन्हीं को हम शब्द युग्म कहते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है शब्द युग्म का। फिर अब ये जो दूसरा जो रूप है, इसके भी चार आगे प्रकार हैं। पेपर में अभी तक तो फिलहाल ये नहीं आए हैं, और आपको भी अननेसेसरीली ये डालने की जरूरत नहीं होगी पेपर में, लेकिन अगर पूछा जाए तो देखिए जो शब्द युग्म है ना, वो चार प्रकार के हो सकते हैं। या तो एकार्थी यानी एक ही अर्थ वाले, या पुनरुक्त रिपीटिशन वाले, या विपरीतार्थक या भिन्नार्थक। कैसे? अब अगर मैं कहूं मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, अब रात दिन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? रात और दिन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो विपरीतार्थक शब्द युग्म में आएगा। उसी प्रकार पाप पुण्य, कि पाप पुण्य का हिसाब तो प्रभु करेंगे, तो पाप और पुण्य आपस में विपरीत शब्द हैं, तो इसलिए ये विपरीतार्थक शब्द युग्म में आया। फिर हम कहते हैं चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अब चलते चलते एक ही वर्ड रिपीट हुआ, उसकी पुनरुक्ति हुई, तो जहां पर रेपिटेशन होती है वहां पर आपके पुनरुक्त शब्द युग्म होते हैं। या जैसे मैं कहती हूँ मैंने तो ये न्योता घर घर जाकर बांटा है, तो घर घर रिपीटिशन हुई, पुनरुक्त शब्द युग्म। फिर भिन्नार्थी यानी बिल्कुल भिन्न अर्थ वाले, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो विलोम शब्द के जैसा रिलेशन, ना कोई एक जैसे मीनिंग वाला रिलेशन, बिल्कुल भिन्न अर्थ है। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें ना आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अब आटा और दाल ना तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना ही ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ये भिन्न अर्थ वाले हैं, तो इसलिए ये भिन्नार्थक में आ गए। फिर हम कहते हैं यार चाय वाय पी लो जरा जाने से पहले। अब चाय और वाय ये आपके सार्थक निरर्थक हो गए, मतलब इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ राइम बनाने के लिए हमने बोल दिया था, तो ये आपके भिन्नार्थी में आ गए। और जैसे एकार्थी यानी एक ही अर्थ वाले, हम कहते हैं ना ये किसी ने ना तुम पे जादू टोना कर दिया है, तो जादू का मतलब भी वही होता है, टोने का मतलब भी वही होता है। फिर हम कहते हैं मैंने अपने नए घर की साज सज्जा कर ली। साज यानी जो सजाया जाता है, और सज्जा, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, तो ये जो होते हैं ये आपके एकार्थी शब्द युग्म होते हैं। तो आई गेस ये जो छोटे छोटे उदाहरण हैं, इससे आपको ये जो चारों प्रकार हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर वैसे तो इसमें हम अब बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से बताऊं कि इनकी दृष्टि से भी जो ये जो मित्र शब्दों का जोड़ा है ये अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि सार्थकता के आधार पर सार्थक, निरर्थक शब्द युग्म और सार्थक निरर्थक। अब जैसे हमने किया सार्थक शब्द युग्म का मतलब
कि जो दोनों शब्दों का जोड़ा है, दोनों ही शब्द सार्थक हैं। जैसे कि दिन रात, दिन का भी एक मतलब होता है, रात का भी एक मतलब होता है। उसी प्रकार मैं ये कहती हूँ यार चाय वाय पिला दो जरा, तो चाय तो सार्थक है, लेकिन वाय जो है वो एक निरर्थक शब्द है, तो वो सार्थक निरर्थक शब्द का जोड़ा हुआ। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे हम आवाज कहते हैं ना कि यार ये क्या घंग घंग की आवाज आ रही है, तो घंग घंग, ये सिर्फ हमने अपने सुविधा के लिए शब्द इजाद कर लिया, अपने आप बना लिया ये शब्द, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा बताने के लिए हमने अपने आप ही वो बना लिया शब्द, तो वो बिल्कुल ही निरर्थक शब्द युग में है कि घन घन की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे हम कहते हैं माता पिता का सम्मान करो, तो माता पिता शब्दों का जोड़ा है और लिंग के आधार पर दोनों में भिन्नता है। उसी प्रकार अर्थ जो भी हमने पीछे किया, एकार्थी, भिन्नार्थी, विपरीतार्थी, वो आपने देख लिया, या मतलब उस प्रकार से आप किसी भी तरीके से शब्द युग्म जो है वो बना सकते हैं। चलिए, तो इसकी भी जो थ्योरी है वो यहीं तक थी, और इसके भी बस थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम थोड़े से कर लें, फिर हम ये जो लेक्चर है समाप्त कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि आज हमने थ्योरी बहुत पढ़ी है, और ये वो थ्योरी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे मिस आउट मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे देखिए सबऑर्डिनेट में 2017 में छह नंबर के आए थे, जैसे कि है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि उनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं, यानी हमें उनका अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है, जिससे पता चले कि दोनों में अंतर क्या है। अब नीड़ और नीर, नीड़ नीर, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला या आश्रय, और नीर का मतलब होता है जल या पानी, जैसे गंगा का नीर बहुत शुद्ध है, और चिड़िया अपना नीड़ बहुत प्रयास से बनाती है। तो इससे वाक्य प्रयोग से हमें अच्छे से पता चलेगा कि दोनों के अर्थ में कितनी भिन्नता है। फिर है भुवन और भवन, भुवन का मतलब होता है संसार, और भवन का मतलब होता है महल, कि ये वह भवन बहुत विशाल है, और भुवन, भुवन के सुखों से दूर वह हिमालय चला गया। तो सुनने में थोड़े जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है। बाकी प्रणय परिणय हम पीछे कर चुके हैं, अपेक्षा उपेक्षा हम पीछे कर चुके हैं, शर और सर ये भी मैं पीछे आपको करवा चुकी हूँ, और सुधी और सुधी इन दोनों का भी मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता चुकी हूँ पीछे जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इन चारों का हम पहले ही कर चुके हैं, इन दोनों का मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो ये इस प्रकार से परीक्षा में प्रॉपरली प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए एलाइड 2018 में भी पूछा गया कि जैसे मिलते जुलते दिखने वाले निम्नलिखित शब्द युग्मों के भिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब भिन्न अर्थ स्पष्ट करने का मतलब क्या है कि सिर्फ अर्थ नहीं लिखना, उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। अब जैसे नोट, देखिए एग्जामिनर ने प्रॉपरली दिया हुआ है, केवल एक शब्द का अर्थ लिखने पर अंक नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे है कृति और कृति, हमें लगा कि यार कृति हमने जो नाम सुना हुआ है ना उसका मतलब हमें ये तो पता है, तो अब फिर आपको कंफ्यूजन होती है यार इन दोनों में से किसका अर्थ लिखें, तो वो आपको सही लिखना पड़ेगा, और वो भी दोनों के ही अर्थ लिखने पड़ेंगे। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक का अर्थ लिखा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कितना डिफिकल्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए यहाँ पर कृति का मतलब होता है रचना, और कृति का मतलब होता है कि आप इस चीज में निपुण हैं। उसी प्रकार है निमित्त और नमित, निमित्त का मतलब होता है हेतु, कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपने मुझे इस कार्य का निमित्त चुना, यानी आपने मुझे इस काम के लिए चुना। और नमित का मतलब होता है झुका हुआ। फिर है संकर और शंकर, संकर का मतलब क्या होता है दोगला या मिश्रित। आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, संकर शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से के मेल से बने हैं, तो जो संकर है उसका मतलब मिश्रण ही हुआ या फिर दोगला, और शंकर मतलब शिवजी जी, वो सब जानते हैं। फिर है द्रव और द्रव्य, द्रव का मतलब क्या होता है तरल या रस, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो, और द्रव्य का मतलब क्या होता है आगे हम जब संज्ञा पढ़ेंगे तभी आपको और इंपॉर्टेंट पता चलेगा इसके बारे में। द्रव्य, आज तक स्टूडेंट्स को लगता था कि जो द्रव्य है उसका मतलब होता है लिक्विड, लेकिन नहीं, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, लेकिन द्रव्य उसका मतलब होता है वस्तु या पदार्थ, कोई भी मटेरियल, अब वो चाहे गैशियस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं, पदार्थ। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आज हमने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जितनी भी चर्चा की है, जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, जितने एग्जाम्पल्स किए हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे यहाँ पर नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, हम आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करेंगे।
और उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो वेबसाइट है उन्हें नोट कर लीजिए, hello@edutab.co.in। फ़ोन नंबर है 8146207241 और वेबसाइट है www.edutab.co.in। और ये यहाँ पे सीटेट मत डालिएगा, सिर्फ इन तक आपको लिखना है यहाँ पर। ये हमारी ईमेल आईडी है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो फिर इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे के लेक्चर्स में भी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे अगला जो लेक्चर है उसमें अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए उन सबसे संबंधित हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी जो सेशंस है वो साथ साथ चलते रहने चाहिए ना, सिर्फ थ्योरी नहीं। तो आज हमने थ्योरी की, अगला जो लेक्चर है उसमें हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपसे आशा करती हूँ आप जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।